हमारे पिताजी का आज 31वां पुण्यतिथि है जी। और उस समय मैं बिहार सरकार का मंत्री था, जिस समय हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी और वो बचपन से वो संत प्रवृत्ति के थे। और प्रधानमंत्री जी का आज जमुई जिला अंतर्गत झंझारपुर में कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। जी। और ये जो पैसा है, भारत सरकार का जो पैसा है, ये जनता का पैसा है। जो लोग अभी जो लोग कह रहे हैं कि हम बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मैं समझता हूँ कि ये ख्याली पका हुआ मुंगेरी लाल के हसीन सपना है। ये कभी पूरा नहीं होगा। नहीं, नेवर कभी पूरा नहीं होगा। और चिराग पासवान जी से क्या वो पाकिस्तान में पैदा लिए? जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं घटी आतंकवादियों के द्वारा, जी। हमारे 27-28 लोग मारे गए, इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूँ। भारत सरकार के द्वारा जो आश्रित परिवार है उसको समुचित है। 20 लाख रुपए मुआवजे की बात कर रहे हैं वो लोग। हाँ, नहीं 20 लाख कम है, उन लोगों को 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। ये सहनी ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान उनके पिता की छवि नहीं झलकती। आप भी चूंकि उनके पिता की उम्र के, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बिहार के किसी भी सचिवालय में चले जाइए, ब्लॉक स्तर से लेकर के और सचिवालय तक जाइए, तो कहीं भी आपको पैसे के बिना, घूस के बिना काम नहीं होगा। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया है कि दिन दहाड़े किसी की भी हत्या हो रही है। बिहार में 20 वर्ष तक एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है। क्या बिहार में कोई कल कारखाना लगा? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद हर कोई स्तब्ध है। अब सबकी जो नजरें हैं वो टिकी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और बिहार के चुनाव पर। और इसी को लेकर के आज कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मोदी बिहार दौरे पर है। अन्य मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त इस वीडियो में हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलो, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं घटी आतंकवादियों के द्वारा, जी। हमारे 27-28 लोग मारे गए, इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और मृतक के परिवार को भारत सरकार के द्वारा जो आश्रित परिवार है उसको समुचित है। 20 लाख रुपए मुआवजे की बात कर रहे हैं वो लोग। हाँ, नहीं 20 लाख कम है, उन लोगों को 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। देश की बहुत महत्वपूर्ण ये घटना घटी है। जनरल मृत्यु में, इस मृत्यु में दोनों में फ़र्क है। जी। व्यक्ति में फ़र्क होता है। वो देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। इसलिए हमारी राय है, हमारी मांग है कि कम से कम 1 करोड़ रुपया और उनके आश्रित परिवार में जो बच्चे हों या उनकी पत्नी हो जो पढ़ी लिखी हैं, उनको योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारा भारत सरकार से हमारी मांग है। देखिए, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसमें जिसकी डेथ हुई, जिसकी मौत हुई, उसको लेकर के पशुपति पारस जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि इनकी केंद्र सरकार से मांग है कि मृतकों के परिवार को 20-22 लाख रुपए नहीं बल्कि 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। अब बात करते हैं सर, आज हम जैसे ही आपके आवास पर आए, आपके पिताजी के स्मृति पर जो है फोटो पर मालार्पण किया गया था, क्या कुछ है? आज उनकी पुण्यतिथि है। हमारे पिताजी का आज 31वां पुण्यतिथि है जी। और उस समय मैं बिहार सरकार का मंत्री था, जिस समय हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी और वो बचपन से वो संत प्रवृत्ति के थे और कबीरदास जी, संत कबीरदास जी के वो बहुत बड़े समर्थक थे। और उस समय से वो काफ़ी दिनों तक ज़िंदगी से संघर्ष किए। बहुत गरीब परिवार में पैदा लेने के बाद, साधारण छोटे किसान थे, 5-5 एकड़ ज़मीन होगा और हम लोग 3 भाई थे। उनकी सोच थी। हमारी माताजी भी कबीरपंथी थी, हमारे पिताजी भी थी, फोटो देख लीजिए आप। और उनका सोच था कि हम तीनों बच्चे को हायर एजुकेशन दें
और अच्छे वातावरण में बढ़े पले, और उन्होंने हम लोगों को शिक्षा दी। देखिए, स्कूली शिक्षा एक अलग होता है और पारिवारिक शिक्षा अलग होता है। स्कूली शिक्षा में किताब का ज्ञान होता है और पारिवारिक शिक्षा में आप समाज में कैसे रह रहे हो, परिवार कैसे चला रहे हो, आपका वेशभूषा क्या है, आपका बोली चाली क्या है, ये पारिवारिक शिक्षा में मिलता है, जो उन्होंने हम लोगों को तीनों भाई को दिया। और बड़ी खुशी की बात है कि हम तीन भाई, हमारा घर जो है टापू में था, दो नदी पार करके हम लोग पढ़ने जाते थे, दूसरे ज़िला पढ़ने जाते थे। खगड़िया ज़िला घर है, मेरा घर हुआ खगड़िया ज़िला अंतर्गत सहरबन्नी ग्राम है, एक छोटा सा ग्राम है, और हम लोग दूसरे ज़िला में पढ़ने जाते थे, दरभंगा ज़िला में। और उस समय में हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था, प्राइवेट स्कूल था। तो हम लोग खल्ली और बोरा लेके जाते थे स्कूल में। पिताजी ने जो सपना देखा रहा होगा कि हमारे तीनों बेटे साथ रहें, हमारे तीनों बेटे मिल के रहे, क्योंकि हर एक पिता यही सपना देखता है। लेकिन क्या लगता है आपको कि वो सपना उनका पूरा हुआ है? कहीं ना कहीं ऊपर से वो भी देख रहे होंगे और जो चीज़ें उनके मन में रही होंगी। मैं तो कह रहा हूँ सपना पूरा भी हुआ और सपना से अधिक उनको आत्मसंतुष्टि भी मिली कि हम तीन भाई थे, तीन बेटा थे उनके सामने में बड़ा भाई और मैं, दो भाई तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मैं बिहार विधानसभा का सदस्य भी हुआ, बिहार सरकार का मैं मंत्री हुआ, और तीसरा भाई भी उनके स्वर्गवास होने के बाद तीसरे बेटा जुड़ के थे, वो भी 2000 ईस्वी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। तो एक परिवार से हम लोग 5 सांसद चुने गए। ये देश के इतिहास में ये एक इतिहास बना हुआ है कि एक परिवार से गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम दर्ज होना चाहिए कि एक दलित परिवार और छोटा किसान परिवार से और सुदूर टापू में जन्म लेने वाला परिवार, एक परिवार से 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कोई पिछले दरवाजे से हम लोग नहीं गए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हम लोग से 5 थे। लेकिन आज वो परिवार एक नज़र नहीं आ रहा है। जो परिवार कई साल पहले बिल्कुल एक नज़र आता था, आज वो परिवार एक नहीं। वो ठीक है, राजनीतिक मतभेद अलग होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि नहीं, हमारे पिताजी के पुण्यतिथि से राजनीति को कोई लेना देना नहीं है। उनकी जो कीर्ति थी, उन्होंने जो हमारे समाज के लिए या हमारे परिवार के लिए किया, ये सराहनीय है। और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, उस भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ये हमारी शुभकामना है। अब मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के बाद उनका ये पहला जनसभा कहा जा रहा है बिहार दौरे पर, और बिहार में चुनाव आने वाला है। वहाँ पर जाके कहा जा रहा है कि 13,000 करोड़ प्लस की जो शिलान्यास है वो सौगात देंगी बिहार वासियों को। इसको आप कैसे देखिए? माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जमुई जिला अंतर्गत झंझारपुर में कार्यक्रम है, प्रोग्राम है जी। और ये जो पैसा है, भारत सरकार का जो पैसा, ये जनता का पैसा है। कोई अपने पॉकेट से पैसा नहीं देते हैं। जनता का जो टैक्स का पैसा है, वो पैसा का उन्होंने 13,000 करोड़ का आवंटन बिहार के विकास के लिए उन्होंने किया। और ये खुशी की बात है, मैं इसके लिए मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चुनाव अपने जगह पर है, लेकिन बिहार के विकास हेतु जो उन्होंने अपना समय दिया, प्रोग्राम दिया, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि 1996 में जब हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी श्री देवगौड़ा जी के प्रधानमंत्रित्व काल में वो रेल मंत्री थे, भारत सरकार के रेल मंत्री थे श्री देवगौड़ा जी, और पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुजराल साहब, के गुजराल साहब के काल में, दोनों समय में वो देश के रेल मंत्री थे। और उस समय में 97 में उन्होंने शिलान्यास किया था अलौली खगड़िया कुशेश्वर स्थान, या आप उसको ऐसे कहिए कि खगड़िया अलौली कुशेश्वर स्थान रेलवे लाइन का। वो बहुत टापू का इलाका है, वहाँ कोई रेलवे लाइन की सुविधा नहीं है। आज उसको भी पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वही मैं कहने जा रहा हूँ। और काफ़ी प्रयास के बाद जब मैं भारत सरकार का मंत्री था, तो मैंने 3 बार जाके माननीय रेल मंत्री जी से मैं मिला और उसमें फंड दिलवाया। और वो आज अलौली से लेके सहरसा तक रेलवे लाइन का वो हरी झंडी दिखा रहे हैं। और कुछ
जो वहाँ का जो कुछ लोग हैं जो वो लोग अपना वाहवाही लुट रहा है कि मैं ये किया, मैं बाग मार दिया। मैं उसी पे सवाल करने जा रही हूँ कि रामविलास स्वर्गीय पासवान जी ने जो भी चीज़ें शुरू की थी उसको लेकर के अब बीजेपी पूरा क्रेडिट खुद को ले रही है। नहीं, देखिए ये बीजेपी का कोई क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट है तो आदरणीय देवेगौड़ा जी का है जो उसमें प्रधानमंत्री थे, और एक पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, चूँकि उनका गृह जिला है, उनका जन्म स्थान भी है और कर्म स्थान भी है। आपको मालूम होना चाहिए 69 में पहली बार वो अलूरी से ही बिहार विधानसभा के सदस्य हुए थे, और चूँकि वो हमारे बड़े भाई हैं तो इस परिवार का वो है, और पूरा बिहार के लोग जानता है कि पासवान जी के द्वारा इसे रेलवे लाइन का शिलान्यास हुआ था। हवाई लूटने की कोशिश की जा रही है, क्या उसको जनता समझ पा रही है? अरे राजनीति में ये सब चलता है, राजनीति में बहुत तरह की बात है, उस पर हम विस्तार से नहीं जाएंगे। मैं आज इस रेलवे का जो उद्घाटन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी को तो मैं बधाई देता ही हूँ, साथ साथ जो हमारे बड़े भाई जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, मैं तहे दिल से आत्मा से बिहार की जनता और ख़ास के खगड़िया की जनता उनको कोटि कोटि नमन हम लोग करते हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल होगा, अभी हमने कल ही बयान देखा, कल या परसों देखा, वीआईपी सुप्रीमो जो वीआईपी सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं बिहार के विकास पे, मोदी जी जाके वहाँ पे सौगात दे रहे जनता है कि उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान में उनके पिता की छवि बिल्कुल नहीं झलकती, वो अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वहीं चिराग पासवान लगातार कहते हैं कि वो बिहार की जनता के लिए फर्स्ट बिहारी का जो अभियान चला रहे हैं वो बहुत अच्छे से चल रहा है। नहीं तो आप उनसे पूछिए चिराग पासवान जी से, क्या वो पाकिस्तान में पैदा लिए? इंडिया के नहीं रहने वाले हैं, वो हिंदुस्तान के निवासी हैं, खगड़िया जिला उनका घर है। हमारे बड़े भाई साहब रामविलास पासवान जी 69 से लेके और मरणोपरांत तक बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे। देश की राजनीति भी उन्होंने की और बिहार की राजनीति भी की। सबसे पहले वो 69 में बिहार विधानसभा के सदस्य हुए अलौली से, और 77 में वो हाजीपुर से लोकसभा के सदस्य हुए। तो ये कहना 100% गलत है कि पासवान जी बिहार की राजनीति नहीं की। वो दोनों राजनीति की है, बिहार का भी राजनीति की और देश की भी राजनीति की है। नहीं, मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान उनके पिता की छवि नहीं झलकती। आप भी चूंकि उनके पिता की उम्र के, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आप देखिए, आप कोई कहे कि हम जयप्रकाश नारायण बन जाएंगे तो बन सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम कह देंगे आजकल हम जयप्रकाश नारायण बन जाएंगे तो बन जाएगा? नहीं। तो रामविलास पासवान की जो छवि थी, रामविलास पासवान में जो कर्म की ताकत थी, काम करने की जो ताकत थी, पार्लियामेंट में जो स्पीच उनका होता था, आज पूरा देश देख रहा है। और उनके कर्म के आधार पर पूरा देश सेकंड डॉक्टर अम्बेडकर की उपाधि दिया उनको। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि दो बार उनको मुख्यमंत्री का ऑफर हुआ। आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी हुआ और आदरणीय बीपी सिंह जी के समय में भी बिहार में दो बार उनको मुख्यमंत्री का ऑफर हुआ, लेकिन वो मुख्यमंत्री बिहार में बनने का प्रयास नहीं किए। लेकिन अब अभी हाल ही में चिराग पासवान ने कहा कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, तो हमने जाकर के उनके कार्यकर्ताओं से बातचीत की कि आखिर अब आपके नेता को बिहार क्यों याद आ रहा है, क्या वो केंद्र में नहीं रहना चाहते हैं? तो उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता ने कहा कि हमारे जो नेता है वो तो बिहार के सीएम की कुर्सी पे बैठने के लायक है। अरे भाई, खाने वाले की भूख बहुत होती है। हाँ। आपको भी प्यास लगा तो पानी पिए ना, तो खाने वाले की भूख होती है, खिलाने वाले की भूख हो तब तो। बिहार की जनता है, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या सदस्य बिहार विधानसभा हो, वो बिहार देश की जनता चुनती है। न कि हम अपने मुँह मियाँ मिठू बन जाएंगे, हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये हास्यास्पद है, इस तरह की बात होनी भी नहीं चाहिए। और बिहार की जनता बहुत होशियार जनता है। और एक बात आप जान लीजिए कि नवंबर में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, नवंबर 2025 में जी, आपको आईना बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा बिहार की जनता क्या चाहती है। और जो लोग अभी बोल रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हम बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मैं समझता हूँ कि ये ख्याली पका हुआ मुंगेरी लाल के हसीन सपना, ये कभी पूरा नहीं होगा। नहीं, नेवर कभी पूरा नहीं होगा। और बिहार में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का ख्वाब देखा है, उस व्यक्ति का राजनीतिक मिट्टी पलीद हो गया। लेकिन एक बात
बात तो है कि आप भी अभी मेरे पिछले इंटरव्यू में कहे कि नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उधर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन खराब है। तो सवाल ये है कि भैया जब नीतीश कुमार को लेकर ऐसी बातें हो रही है और नीतीश कुमार स्टेज पे कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, आप भी सुनते हैं, जनता भी सुनती है, तो इस चुनाव के बाद आखिर बिहार का सीएम कौन बनेगा? बिहार का सीएम बिहार की जनता चुनेगी। देखिए, प्रजातांत्रिक देश है, हम लोग के देश में सफल प्रजातंत्र है, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र अपने देश में है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और यह जनता को पूरी अधिकार है। और जनता खुद, मैं भी गया था, आज से अभी मैं 22 जिला का मैं भ्रमण किया हूँ। चलो गांव की ओर हमारे पार्टी का नारा, मैं 38 जिला में से 22 जिला में घुमा हूँ। तो जनता की जो आवाज़ है, और ख़ास करके जो हमारा वोटर्स है, दलित है, बैकवर्ड है, पिछड़ा है, अक़लियत के लोग हैं, उनकी आवाज़ है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। मतलब आप ये पूरी तरीके से आप भी कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, 20 वर्ष से एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता है, तो निश्चित रूप से जब खाने का टेस्ट होता है तो लोग कुछ मिठाई खाता तो इच्छा होती है हम नमकीन खा लें, नमकीन खाता तो इच्छा होती है हम मिठाई खा लें। लेकिन आपको लगता है जिस तरीके से बिहार में डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं, या एनडीए भरपूर अपना जोर दिखा रही है, दौरे पे दौरा हो रहा है, कभी अमित शाह बिहार जा रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चुनाव से पहले, तो आपको लगता है कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा जनता पे? देखिए, वोट मांगना और जाके करना एक अलग बात है, विकास से एक अलग नारा होता है। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि बिहार में 20 वर्ष तक एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है, क्या बिहार में कोई कल कारखाना लगा? बिल्कुल नहीं लगा। रोजगार आज भी नहीं है सर। मैं वही बता रहा हूँ, बिहार में बेरोजगार लोगों का फौज जमा है, लाखों लोग बेरोजगार MA BA पास करके कोई भैंस चला रहा है, कोई गाय चला रहा है, या कोई सब पलायन कर रहा है दूसरे स्टेट में जाके, वहाँ नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। तो ये बिहार की दुर्गति है। तीसरा है कि बिहार के किसी भी सचिवालय में चले जाइए, ब्लॉक स्तर से लेकर के और सचिवालय तक जाइए, तो कहीं भी आपको पैसे के बिना, घूस के बिना काम नहीं होगा। और चौथी बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब हो गया है कि दिन दहाड़े किसी की भी हत्या हो रही है। आपने देखा होगा कि 14 मार्च को होली के दिन एक कोमल पासवान नाम की लड़की थी, वो दलित परिवार की थी, और वो लोग होली खेल रही थी, और यही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो जिलाध्यक्ष था मनोज सिंह जी, उनका बेटा नशा में आया और कहा 2-7 बार होली खेलेगा, और गाड़ी निकाला, उसके शरीर पर रौंद दिया, उसकी मृत्यु हो गई घटनास्थल पर। और उस पार्टी के ट्विट से आया, जो अपने को दलित का सबसे बड़ा नेता कहता है, उसके पार्टी से ट्विटर पे आया कि ये हत्या नहीं है, ये रोड एक्सीडेंट। तो क्या बिहार में अब दलित समाज का नेता कोई नहीं रहा, या सिर्फ नाम का रह गया है? देखिए, आप इसके लिए अब समय का इंतजार करिए। और दलित समाज का लीडर तो एक ही व्यक्ति थे जो इस देश में नहीं है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वो अभी तक स्थान खाली है। अब बिहार विधानसभा का जब चुनाव होगा तब आपको असलियत की जानकारी मिलेगी। जब भी चुनाव आता है, तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से आप सभी को देखने को मिलती है, सभी लोग पूरा जोर दमखम लगा देते हैं कि भैया हम हैं और हम ही हैं। अब एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि क्या कभी राजनीति में जब भी चुनाव आने वाला रहता है तो आप वो चीज़, वो कमी याद करते हैं? अगर चाचा और भतीजा एक होते इस चुनाव में, तो क्या लगता है कि माहौल कुछ अलग नहीं होता बिहार का? ये मेरा आखिरी सवाल होगा। देखिए, देखो, देहात में कहावत है कि घर फूटे और गंवार लूटे। आप बात समझ रही हैं ना? घर फूटे और गंवार लूटे, मतलब घर फूटा तो आपको दूसरे लोगों को फ़ायदा हुआ, इसमें कतई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ एक ये भी है कि जब दूध फटता है तो दही नहीं जमता है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जब दूध फट जाता है तो वो मक्खन नहीं बन पाता है। तो ये तो सब कहेगा कि घर का फूट जो है, घर का फूट वो अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ परिस्थिति वैसी आई कि इस देश की जनता से जानती है, खास के बिहार के लोगों को पता है कि हम 3 भाई थे, राम लक्ष्मण और भरत की जोड़ी थी। और 70-72 वर्ष तक हम लोग तीनों भाई में कभी मतभेद नहीं हुआ, मनभेद नहीं हुआ, पैसा के लेन देन में कोई झंझट नहीं हुआ, पद प्रतिष्ठा में कुछ नहीं हुआ। आखिर ये सोचने वाली बात है कि जब हमारे बड़े भैया और छोटे भाई इस दुनिया में चले गए, फिर मेरा घर क्यों टूट गया, पार्टी क्यों टूट गई, परिवार क्यों टूट गया, इसके तह में आपको जाना होगा। और बहुत लंबी चौड़ी इसकी कहानी है।
ये मैं बयान नहीं कर सकता हूँ आपके मोबाइल चैनल पर, लेकिन इसकी लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन अंदर वो तकलीफ तो छुपी है ना सर? पूरा छुपा हुआ है अंदर तकलीफ ही तकलीफ है। आज जो व्यक्ति कहते हैं कि बिहार का हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, जैसे हमारा ज्वाइंट फैमिली रहता तो स्वतः मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो जाते, मुख्यमंत्री हो जाते, कहीं किसी के दरवाजे पर जाने की भी जरूरत नहीं होती। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी सवाल हमने किया, पशुपति पारस जी ने सभी सवालों के जवाब दिए और हमने कई मुद्दों पर बात किया, फिर चाहे वो बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हो, पहलगाम का जो घटना है उस पर हमने सभी मुद्दों पर बात किया। फिलहाल सर आप हमसे जुड़े, अपना बहुमूल्य समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।